हाय फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एक्ट 4 सीन 1 मैकबेथ का। ठीक है, ये जो सीन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो विजन दिखाएंगी जो विचेज़ है मैकबेथ को, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। और मैकबेथ क्यों आया है यहाँ पर विचेज़ से बात करने, इसकी ये है कि वो जानना चाहता है उसका फ्यूचर के क्या होगा। चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो जगह क्या है, ये कैवर्न है, मतलब जो एक केव होती है ना, गुफा होती है। तो वहाँ पर क्या है, सीन सेटअप है, ये बता देता हूँ आपको। 3 विचेज़ हैं, वहीं पर एक कॉल्ड्रन रखा हुआ है। कॉल्ड्रन मतलब जो बड़ा-सा बर्तन होता है और उसके अंदर कुछ चीज़ें वो उबाल रही हैं, जैसे कि कोई ब्रॉथ बना रही हैं। तो जो पहली विच है इसके अंदर, वो कहती है, थ्राइस द ब्रांडेड कैट हैथ म्यूड। हैथ का मतलब हैज़ है, मतलब म्याऊँ का मतलब म्यूँ म्यूँ करके उसने आवाज़ निकाली है, म्याऊँ ऐसे 3 बार। और सेकंड विच कहती है कि जो हेज पिग है उसने भी व्हाइन करा है। व्हाइन का मतलब होता है रोने की सी आवाज़, जैसे डॉग वगैरह भी व्हाइन करते हैं, ठीक है। थर्ड विच कहती है कि एक और आत्मा है जिसका नाम है हार्पियर, ठीक है। उसने भी बोल दिया है, इसीलिए कैपिटल एस से है, किसी का नाम है ये, ठीक है, कि ये समय है, ये समय है। किस चीज़ का समय है कि अपना जो ये चार्म है या जो मैजिक स्पेल है ये शुरू कर दें। तो क्या कहते हैं वो, देखिए, राउंड अबाउट द कॉल्ड्रन गो इन द पॉइजन एंट्रल्स थ्रो। तो वो कहते हैं कि भई कॉल्ड्रन के चक्कर लगाओ और उसके अंदर जो एंट्रेल्स हैं वो फेंको इसके अंदर। किसके हैं वो? टोड दैट अंडर कोल्ड स्टोन डेज एंड नाइट्स हैज़ 31 स्वेल्टर वेनम स्लीपिंग गॉट बॉईल दाउ फर्स्ट द चार्म पॉट। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले ना 31 डेज तक एक जो वेनेमस टोड है, जो कोल्ड पत्थर के नीचे रखा है और उसका इतने दिन तक पॉइजन निकलता रहा है उसके अंदर से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइज़न निकल रहा है तो वो बहुत अच्छी चीज़ तो होगी नहीं ना। तो वो कॉल्डन के अंदर डाल रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जो लैंग्वेज है, ये थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो वर्ब्स है ना, ये एंड में है, ठीक है? इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं, राइट? तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि डेफ़िनेटली कुछ तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड्स का जो ऑर्डर है ना, बिल्कुल चेंज कर दिया शेक्सपियर ने, गो, थ्रो, इस तरीके से। इन्वर्जन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बता देता हूँ। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में करते हैं ना, जैसे हार्डली, है ना, हैड, वी अराइव्ड। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन होती हैं, ये जो शुरू में सेंटेंस में आ जाती हैं, तो इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। सेंटेंस को बदल देना, है ना, मतलब प्लेस चेंज कर देना। जैसा आप कहते हैं, एज सून एज आई रीच्ड, ओके, जैसे ही मैं पहुंचा था। तो इसकी इन्वर्जन कैसे होगी? नो सूनर देन वाले से, ठीक है, नो सूनर देन, राइट। तो इसका मतलब वही हो गया। तो ये इन्वर्टेड ऑर्डर चेंज करा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। और जो सीन है वो कैसा है? ये ओमिनस है, ओके। ओमिनस का मतलब होता है फोरबोर्डिंग, कुछ बैड होने वाला है, ये ओमेन है। तो देखिए, जो चुड़ैल हैं, जो विचेज़ हैं, वो क्या करती हैं? ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कोल्डन बबल। तो ये इन्होंने इसका मंत्र पढ़ा। देख रहे हैं आप कितना पावरफुल है? अगर आप देखेंगे इसे सिलेबल के हिसाब से, जो स्ट्रेस डाला है शेक्सपियर ने जान के। सेकंड विच कहती है फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक। ये एलिट्रेटेड साउंड हो गया, इसे हम सिबिलेंस भी कह सकते हैं। मतलब सिबिलेंस भी एक तरीके की एलिट्रेशन है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये एफ के साउंड आते हैं, जो मतलब जैसे सी टी की सी आवाज़ आती है, विस्लिंग, है ना, एस के हो गए, एफ के हो गए। तो खैर एनीवेज, तो आप इसे एलिट्रेशन मान सकते हैं यहाँ पर, या सिबिलेंस। सो फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक, तो क्या डाला है? जो फेनी स्नेक है ना, मतलब ये जो फेनी स्नेक है, ये पानी में पाया जाने वाला स्नेक है, तो उसके फिलेट डाले हैं इन द कोल्ड्रन बॉयल एंड बेक। और कोल्ड्रन में क्या कर रहे हैं वो? बॉयल और बेक कर रहे हैं। ये बीबी का साउंड है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या हो गया? जब ये एक ही जैसा साउंड एक ही साथ हो, वर्ड्स, ठीक है। आई ऑफ न्यूट एंड टो ऑफ फ्रॉग। तो क्या डाला उन्होंने? न्यूट फिर से एक रेप्टाइल है, एम्फीबियन टाइप का, और टो फ्रॉग डाला है ना, फ्रॉग की टो है इसके अंदर। वूल ऑफ बैट एंड टंग ऑफ डॉग, तो डॉग की टंग है इसके अंदर, है ना। और बैट का एक पर डाला है जो चमगादड़ होता है, ठीक है। एडर्स फॉग, ये भी एक स्नेक है, एडर, तो इसकी फॉग मतलब टंग डाली है। ब्लाइंड वूम्स स्टिंग, लिजर्ड्स लेग, आउलेट्स विंग, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं जो जो डाल रहे हैं, बट इनका जो चार्म बनेगा बड़ा ही पावरफुल होगा। फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल लाइक अ हेल ब्रॉथ बॉयल एंड बबल। तो देखिए हेल ब्रॉथ, तो कैसा है ये? जो ब्रॉथ है ना, वो क्या है? हेलिश टाइप का है, मतलब जो भी चीज़ कर रही है, इट इज़ टेरिबल, है ना, इट इज़ डेविलिश। एंड बबल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं वो। फिर से देखिए इनका सब क्या बोलती हैं? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कोल्डन बबल। थर्ड विच कहती है स्केल ऑफ ड्रैगन टूथ ऑफ वुल्फ विच इज़ ममी, है ना, मतलब जो ममीफाइड
ये विच है जिसको मम्मी बना दिया गया था। जैसे ये पहले इजिप्ट वगैरह में करते थे ना, डेड बॉडी को प्रिज़र्व करते थे, तो वो मम्मी हो गई किसकी है? वो विच की है। तो पहले विच जो है एक अच्छी चीज़ तो है नहीं, और उसे फिर मम्मीफाइड कर देना मतलब डेड बॉडी को प्रिज़र्व करना, इट्स नॉट गुड, है ना? फिर कहते हैं मो एंड गल्फ ऑफ द रेवेंट सॉल्ट सी शार्क। अब जो ये है इसका जो ये थ्रोट का एरिया होता है ना, वो डाला है किसका? शार्क का, है ना? और कौन-सी है वो मतलब जो ये ऐसा सॉल्टी वाटर होता है, वहाँ से लाई हुई है। रूट ऑफ हेमलॉक डिग्ड इन द डार्क। और हेमलॉक एक पॉइज़नस ट्री है, ओके? पॉइज़नस ट्री है हेमलॉक, उसे लाए हैं। और लिवर ऑफ ब्लास्फेमिंग ज्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लास्फेमी जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है धर्म के खिलाफ जाना, स्पेशली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाना, ओके? कि भाई अगर आपने इस बुक के या इस रिलीजन के अगेंस्ट कुछ कह दिया, इसे ब्लास्फेमी माना जाएगा। तो ज्यू का मतलब होता है यहूदी, ओके? तो यहूदी या ज्यू जो हैं वो मतलब एंटी क्राइस्ट माने जाते हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। ऐसा मानते हैं क्रिश्चियंस कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको मारने वाले ज्यू लोग थे। तो इसलिए ना एक नेचुरल सी हेट्रेड है, ओके? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ड्रामा लिखा गया था तो ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती थी। गॉल ऑफ गोट एंड स्लिप्स ऑफ यू, और यू एक पेड़ होता है, फिर उसके मतलब जो काट के लाए हैं उसका पार्ट वो डाला है। सिल्वर्ड इन द मून्स एक्लिप्स, और ये कब है? अंधेरी रात में जब ये इसके पीसेस लाए गए हैं, तो उसकी मतलब एक्लिप्स का मतलब ये हो गया कि भैया ये जो इसका जो इफेक्ट होगा ना, ये बड़ा ही खतरनाक सा होगा, ठीक है? फिर है नोज ऑफ टर्क एंड टाटर स्लिप्स। ये जो टर्क है ना, टर्किश लोगों को कहते हैं, है ना? जैसे टर्की के लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है ये मुस्लिम्स को माना गया है। तो दो चीज़ें हैं जहाँ पर वो यहूदी और मुस्लिम्स दोनों को कह रहे हैं कि इनके भी पार्ट्स इसके अंदर डाले गए हैं, लिप्स में, और नोज़ ऑफ टर्क डाला गया है इसके अंदर, ठीक है? टाटर, ये टाटर वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पर्शिया वगैरह जिसे हम ईरान, इराक कहते हैं ना, वहाँ की जगह के लोगों को कहते हैं, ठीक है? वो माइग्रेट करके इधर-उधर से फिर मतलब आ गया। ख़ैर एनीवेज़ हिस्ट्री में क्या जाना अभी। तो कहता है फिंगर ऑफ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेब। देखो ये मैंने ना थोड़ा हाइलाइट करा है, ये समझना आप। कह रहे हैं कि फिंगर ऑफ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेब डिश डिलीवर्ड बाय अ ड्रेब, ओके? ड्रेब होती है प्रोस्टिट्यूट, राइट? प्रोस्टिट्यूट कहते हैं कि उस बेबी का भी फिंगर काटा गया है जो ड्रेब ने बर्थ दिया है, ठीक है? जिसे मतलब पैदा होते ही फेंक दिया गया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि चुड़ैल, ये जो विचेज़ हैं ना, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक इनोसेंट बच्चे को भी इंसान के उसमें डाल दिया है। मतलब जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का बच्चा हो, डज़न्ट मैटर, ओके? तो इसका मतलब है कि समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग ऑन, कि जब इंसान को भी उसके अंदर आप डाल डाल रहे हो। फिर वो क्या कहते हैं, मेक द ग्रूल थिक एंड स्लैब एंड देयर टू अ टाइगर्स चिल्ड्रन फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉल्ड्रन। तो कहते हैं इसे मतलब जो सूप बना रहे हैं या जो ब्रॉथ बना रहे हैं ना, उसे ग्रूअल, है ना? उसे बना रहे हैं तो इसे थिक बना दो, और उसके अंदर क्या डालो? टाइगर का चिल्ड्रन डालो और इंग्रेडिएंट्स डालो हमारे कॉल्ड्रन के अंदर। ये विचेस बता रही हैं वहाँ। अब देखिए, यहाँ पर इनकी हेड आ जाती है जो हिकेट के नाम से है, ये इनकी रानी है, सरदार कह लीजिए चुड़ैलों की, ये हेड है एक तरीके से। तो ये क्या कहती है? वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स एंड एवरीवन शैल शेयर द गेन्स। तो जैसे कमेंडेबल एक वर्ड है ना, हम कहते हैं ना भैया बड़ी कमेंडेबल जॉब है यार, क्या करा है उसने, है ना? तो उसी से कमेंड का मतलब ये उसे एप्रिसिएशन दे रही है कि हाँ जी, बड़ा अच्छा काम करा है तुमने। पेन्स गेन्स देखिए कंसिस्टेंट है अभी, अगर आप राइमिंग के हिसाब से देखेंगे लाइन्स को। And now about the cauldron sing like elves and fairies in a ring. Okay, गाइज ये चीज़ ध्यान रखना, ये अलग अलग लाइन्स है, मतलब सिंग पे ये खत्म हो रही है या रिंग पे खत्म हो रही है, ठीक है? तो चार लाइन्स में अगर हम देखेंगे कपलेट्स, पेन्स, गेन्स, सिंग और रिंग, ऐसे ही जो सीन खत्म हो रहे हैं ना, वो कपलेट्स में खत्म हो रहे हैं। तो अब आप ये चीज़ देखना, लाइक एल्व्स, ये मतलब लाइक का मतलब ये हो गया, सिमिली का एग्जांपल हो गया। एल्व्स एंड फेयरीज इन अ रिंग, तो कह रही है कि भैया मैं तो बड़ी एप्रिशिएट कर रही हूँ, क्या काम करा है मेरे बच्चों। और किसकी तरह करो? एल्व्स एंड फेयरीज इन अ रिंग, जैसे एल्व्स और फेयरीज होते हैं ना, रिंग में आ जाओ और देखो एन्चेंटिंग ऑल दैट यू पुट इन। अब ये चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, ये यहाँ पर राइम ही नहीं कर रही है, मतलब सिंग से रिंग कर रहा है, पेन से गेन कर रहा है, और यहाँ पर इसकी बात खत्म हो गई। सो दैट मीन्स अगेन समथिंग इज रॉन्ग, ओके?
मतलब शेक्सपियर ना ही हैज़ डन एवरीथिंग डेलिबरेटली, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास वर्ड्स की कमी थी, मतलब उसने ना पर्पसली ये सब चीज़ करी है। सो दैट मीन्स वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू हमें ये बताना चाहता है कि भैया मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि हाँ, कुछ तो बुरा है यहाँ पर। अब ये जो हिकेट है ना, ये जो कह रही है ना लाइक एल्व्स एंड फेयरीज़ इन अ रिंग, देखो एल्व्स और फेयरीज़ कभी भी आपने जब भी उन्हें टीवी वगैरह में देखा होगा ना, उनकी बहुत हॉरिबल इमेज नहीं होती है। मतलब हाँ, वो थोड़े नोटोरियस क्रिएचर होते हैं जो परेशान करते हैं, बट दे आर नॉट टेरिबल, दे आर नॉट हॉरिबल, जैसे कि विचेज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज उसने इस्तेमाल करी है, तो जो कुछ होने वाला है वो छुपा रही है हिकेट यहाँ पर, मतलब एल्व्स और फेयरीज़ को लेके। खैर एनीवेज़, फिर कहता है म्यूज़िक एंड अ सॉन्ग, ब्लैक स्पिरिट्स, ये सब आ गए यहाँ पर, है ना? मतलब म्यूज़िक वगैरह चल रहा है और ब्लैक स्पिरिट आ गई हैं। अब जो ये हिकेट है यहाँ से चली जाती है। अब देखिए सेकंड विच कहती है, बाय द प्रिकिंग ऑफ माय थम्स समथिंग विकेड दिस वे कम्स। मुझे बड़ी सेंसेशन हो रही है मेरे अंगूठे में और मैं सेंस कर सकती हूँ कुछ चीज़ यहाँ पर विकेड आ रही है। तो विकेड दिस वे, मतलब ये भी एलिट्रेशन हो सकता है, डब्ल्यू डब्ल्यू के साउंड है ना आसपास ही। तो इसका मतलब क्या, कौन है यहाँ पर आ रहा है, मैकबेथ, ठीक है। उसे क्या कह रहे हैं, विकेड करके बात कर रहे हैं। सो ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश हो गया गाइस कि ना जो मैकबेथ है वो ही इज़ अ विकेड, ही इज़ एन इविल क्रिएचर। अब वो कहती हैं ओपन लॉक्स हुएवर नॉक्स, और दरवाज़ा खोलो जो भी यहाँ पर आके नॉक करता है, ओके। तो देखिए मैकबेथ साहब की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। मैकबेथ कैसे बात कर रहे हैं उनसे, देखो चुड़ैलों से या विचेस से अगर किसी का एनकाउंटर हो तो लैंग्वेज कैसे होगी, अभी आप देखना ज़रा यहाँ पर। एक कहता है, हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स, देखो है ना, कोई अच्छा वर्ड नहीं है ये, मतलब बड़ी रूडली बात कर रहा है। व्हाट इज़ यू डू, तुम इस समय क्या कर रहे हो, यू मिडनाइट हैग्स, यू टेरिबल क्रिएचर्स, क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब मैकबेथ कहता है, मैकबेथ को जवाब मिलता है, सारी बोलती हैं जो चुड़ैल हैं या विचेज़ हैं, अ डीड विदाउट अ नेम, एक डीड कर रही हैं विदाउट अ नेम। आपको याद होगा कि आपने जब पहले पढ़ा था ना एक्ट 3, है ना, सीन 2 के अंदर ये भी लेडी मैकबेथ को यही कहता है, अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट करके बोलता है, जब वो उन्हें मर्डर कराने का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये डीड का एक तरीके से जो मोटिव है, जो सिंबल है, दोबारा से यहाँ पर आ गया कि डीड डीड चल रही है। तो अब दूसरा मतलब क्या हो सकता है इसका, डीड का मतलब होता है नेम, ओके। मतलब कुछ काम कर्म करना और जिसका नाम नहीं है। तो नेम का मतलब है, जब लोग पहले ना बच्चों का नाम रखा जाता था, उन्हें बैप्टाइज़ कराया जाता था, मतलब वो क्रिश्चियनिटी में आ गए। इसका मतलब है जिसका नेम नहीं है ना, जो जिस इंसान का नाम ही नहीं है, उसे तो वैसे ही बहुत बुरा समझा जाता है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, मतलब व्हाटएवर दे आर डूइंग दैट दिस इज़ डेविलिश, है ना, इट इज़ अगेंस्ट गॉड डेफिनिटली। क्योंकि बैप्टाइज़ करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब क्रिश्चियनिटी में लाना, लेकिन ये तो वो काम कर रहे हैं जिसका नाम ही नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब कुछ तो चीज़ वो गलत कर रहे हैं। और यहीं से मैं आपको ये बता दूँ, जब ये 3 अपैरिशन दिखाएँगी और जो चौथी अपैरिशन होगी, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि भई कितनी अपैरिशन दिखती हैं? टोटल तो उसे 4 दिखाती हैं, बट 3 अपैरिशन है, जिसकी वजह से वो मैकबेथ को क्या करती हैं? फ़ूल कर देती हैं, बेवकूफ़ बना देती हैं। देखो मैकबेथ की लैंग्वेज, आई कन्ज्यूर यू, मतलब आई कमांड यू, आई ऑर्डर यू बाय दैट व्हिच यू प्रोफेस। तो मैकबेथ इन अ कमांडिंग टोन में कह रहा है कि भैया मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें कमेंड करता हूँ, और जो तुम मतलब प्रोफेस कर सकती हो, मतलब प्रोफेस का मतलब होता है जैसे फ्यूचर वगैरह बताना, प्रोफेसी कर देना, है ना। हाउ एवर यू कम टू नो, जैसे भी तुम्हें इन चीज़ों को पता हो, आंसर मी, और मुझे जवाब दो, ठीक है। दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट अगेंस्ट द चर्चेस। तो अब वो इस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहा है कि तुम क्या करते हो कि जो विंड्स वगैरह है उन्हें भी अनटाई कर देते हो, और मतलब अपने उस प्रेशर से क्या करते हो, चर्च वगैरह को भी आप हिला सकते हो, मतलब आपके अंदर वो सब ताकत है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर कहता है, अगेंस्ट द चर्चेस दो द येस्टी वेव्स, है ना, येस्टी वेव्स का मतलब जो फॉर्म वगैरह बन जाती है ना पानी वगैरह के अंदर जब वेव्स वगैरह आती हैं, तो उस तरीके से, ठीक है। कन्फाउंड एंड स्वॉलो नेविगेशन अप, है ना। तो आप क्या करते हो कि जो शिप वगैरह है या जो बोट वगैरह है उसे भी डुबा सकते हो, है ना, कैप्सीज़ कर सकते हो। कन्फाउंड का वैसे एक मतलब भी जो होता है ना, वो होता है किसी को कन्फ्यूज़ कर देना, जैसे अरे यार आई वाज़ कन्फाउंडेड बाय हिज़ अपीयरेंस, ठीक है, ऐसे। एंड स्वैलो नेविगेशन अप, और नेविगेशन मतलब जो शिप वगैरह है उसे भी स्वैलो कर सकते हो। सो दैट मीन्स मतलब मैकबेथ नोज़ कि भैया उनकी कमांडिंग अथॉरिटी है, मतलब व्हिच इज़ दे हैव सम पावर जो आम इंसान के अंदर नहीं है। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉज एंड ट्रीज ब्लोन डाउन,
तो और जो कॉर्न होती है मतलब जो अनराइप कॉर्न है ब्लेडेड का मतलब, उसे भी तुम लॉन्च कर सकते हो मतलब कैसे जब हवा का बहाव आता है तो पेड़ों को भी क्या कर देता है uproot कर देता है। दो castles topple on their warriors' heads, thou palaces and pyramids do slope मतलब आप समझ ही रहे होगे इसका मतलब कि मतलब जो विंड वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा होता है मतलब विचेस के अंदर वो पावर है दैट सुपर नेचुरल जो एलिमेंट होता है वो सब कर सकती हैं और देयर हेड्स टू देयर फाउंडेशन दो द ट्रेजर ऑफ नेचर जर्मन स्टम्बल ऑल टुगेदर जर्मन का मतलब सीड को कहते हैं जैसे मतलब जो नेचर के में जो सीड्स हैं उन्हें आप मतलब हिलाने की भी ताकत रखते हो या सीड का एक मतलब ये हो सकता है कि जैसे मतलब सीड आज स्टोर कर लिए है ना अगले साल फिर उसी सीड से क्रॉप लगानी है तो उसे भी मतलब इस तरीके से इसका ये मतलब हो सकता है टम्बल ऑल टुगेदर इविल टू डिस्ट्रक्शन सेकंड कह रहा है मतलब मुझे तो आपसे आंसर चाहिए तुम कितना भी नुकसान पहुंचा लो कितनी भी आपकी जो प्रोफेसी है ये डिस्ट्रक्टिव हो जाए या आप कितनी भी डिस्ट्रक्शन ले आओ मतलब यू कैन कॉज रीक हैवक जिसे हम कह सकते हैं बट व्हाट आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो मैकबेथ है उसने एक्नॉलेज करी है कि जो ये विचेस हैं उनके अंदर कुछ पावर है वो कह रहा है चाहे जो भी आपके अंदर पावर हो आप कुछ भी करते हो इन चीज़ों से इन एलिमेंट से मुझे आपसे जवाब चाहिए चाहिए इसका ये मतलब हो गया तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप इसे याद रखना कि मैकबेथ कैसे बात कर रहा है उनसे कंज्यूर का मतलब होता है कमांड करना है ना तो आपको वैसे याद हो जाएगा ठीक है देखो जो फर्स्ट विच है तो उनका भी जवाब वैसा ही है वो कहती है फर्स्ट विच स्पीक बोलो सेकंड कहती है डिमांड है ना इनकी बड़ी ही कमांडिंग टोन है इंपेरेटिव टोन में बात कर रहे हैं ये भी इससे थर्ड विच वी विल आंसर हम जवाब देंगे बोलो ठीक है और फिर फर्स्ट विच कहती है आप हमसे सुनोगे या हमारे मास्टर से सुनोगे ये बताओ हम खुद बोलें अपने माउथ से या उनसे सुनोगे मैकबेथ कहता है कॉल देम लेट मी सी देम फर्स्ट विच मैकबेथ ने बोला कि बुला लो उन्हें मतलब अपने मास्टर्स को बुला लो मैं उनसे पूछ लेता हूँ और जो विच है वो कहती है कि ये चलो जी इसके अंदर क्या डालो जो पिगलेट है मतलब पिग है उसका ब्लड इसके अंदर डाल दो तो पहले क्या आती है देखो ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब ये आपको रट लेना है और इसके नोट्स बना लो कि क्या हो रहा है इसके अंदर देखो आर्म हेड मैकबेथ टेल मी दाउ अननोन पावर फर्स्ट विच कहती है ही नोज दाई थॉट हियर हिज स्पीच बट से नॉट ओके देखो अगेन उसे तुम्हारी जो सोच है वो पता है सुनते रहो बोलो कुछ नहीं मतलब दे आर कमांडिंग मैकबेथ ओके मतलब इनके बीच में कोई रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं है प्लीज वगैरह कुछ वर्ड ऐसा है ही नहीं सीधे सीधे बात कर रही है वो तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते डेविलिश चीज़ों से ऐसी चीज़ लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान से तो हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं मैकबेथ ही इनसे बड़े ही फ्लैट टोन में बात कर रहा है ओके फर्स्ट अपैरिशन आई मैकबेथ 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 बेवेयर मैकडफ भैया मैकबेथ इससे सावधान रहना बिवेयर द थेन ऑफ फाइव डिसमिस मी एनफ तो कहती है कि जो थेन ऑफ फाइव है उससे बच के रहना और इतना बहुत हो गया और मुझे आप डिसमिस कर दो पहली अपैरिशन कहती है तो अपैरिशन का ये याद रखना है आपको कैसे आई थी उसकी अपीयरेंस बताओ आपको लिखना है उसके अंदर आर्म्ड हेड है उसका ठीक है और क्या बोलता है वो कि मैकबेथ से सावधान रहना ओके बी माइंडफुल ओके कहता है ही विल नॉट बी कमांडेड हियर इज अनदर तो अब मैकबेथ उससे कुछ बोलना चाहता है तो वो विच कहती है भैया ही विल नॉट बी कमांडेड उसका कोई कमांड नहीं दिया जाएगा तो फिर से इम्पेरेटिव टोन में बोलता है ही इज अनदर मोर पोटेंट देन द फर्स्ट वन अब सेकंड अपैरिशन आ रही है कह रहे हैं कि पहली वाली से ज़्यादा ताकतवर है ये देख लो आप ठीक है थंडर हुई मतलब बिजली कड़कने की आवाज़ आई सेकंड अपैरिशन अब ब्लडी चाइल्ड अब ये ब्लडी चाइल्ड जो है वो क्या बताता है उसे हम देख लेते हैं ठीक है मैकबेथ 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 हैड आई 3 years आई वुड हियर दी तो मैकबेथ कह रहा है अगर मेरे 2 से ज़्यादा भी कान होते ना मैं फिर भी आपको सुनता हूँ ठीक है तो आप मतलब 3 बार मैकबेथ मैकबेथ कर रहे हो जैसे हम हेलो हेलो करते हैं तो कह रहा है मैं समझ रहा हूँ मतलब दैट मीन्स मैकबेथ इज पेइंग अटेंशन ध्यान से देख रहा है सेकंड अपैरिशन बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट लाफ टू स्कॉन गाइस देखो लैंग्वेज एलिटरेटेड वर्ड्स ठीक है वो कहता है बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ वुमन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ ओके प्रॉमिस के लिए शैल इस्तेमाल हुआ है ओके तो वो कहता है कि भैया ब्लडी और क्या हो जाओ बोल्ड हो जाओ रेजोल्यूट हो जाओ रेजोल्यूट का मतलब होता है जैसे टेनिशियस हम कहते हैं जिसे ठीक है
कि भैया फ़र्म है अपनी बात पे, रेज़ोल्यूट रहो, लाफ्स टू स्कॉर्न, और मतलब जैसे मुँह बना के किसी का मज़ाक उड़ाते हैं ना, वैसे करो पावर ऑफ मैन, मतलब क्योंकि तुम्हें कोई भी बंदा जो वुमन से बॉर्न है ना, वो नहीं मार सकता। मतलब कि नेचुरल सी बात है कि वुमन से बॉर्न तो नहीं मार सकता, लेकिन हमें पता चलता है बाद में, जो मैकडफ है वो सिज़ेरियन से पैदा हुआ है, ठीक है? तो वो मतलब नेचुरली वुमन बॉर्न नहीं है, ठीक है? तो शैल हार्म मैकबेथ। तो गाइज़ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसे ना इस टेक्निक को हम इक्विवोकेशन कहते हैं, ओके? ये हर कहीं यूज़ हुआ है जहाँ भी ना कैरेक्टर अपनी सही बात नहीं बताना चाहते। इक्विवोकेशन का मतलब होता है दे रिवील द ट्रुथ, ओके? रादर दे डू नॉट रिवील द ट्रुथ, दे हाइड द ट्रुथ, ओके? या तो दे हाइड द ट्रुथ या दे डू नॉट रिवील द ट्रुथ, ओके? तो हाइड इक्विवोकेशन का मतलब है उसके ना जब डबल मीनिंग वो बोलता है, मतलब पर्पस कुछ और होता है। जब ये ऐसे बता रहे हैं तो देखो उसने ये छुपा लिया, अपेर्चन को डेफिनेटली ये पता है कि इसे मैकडफी मारेगा, लेकिन वो कह दिया कि भैया वुमन से पैदा ही नहीं हुआ, तो वो ऐसे रिडल्स में बात करते हैं, ओके? इक्विवोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर। ये हर कहीं यूज़ हुआ है, और जब आगे का एक्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी बता दूँगा कैरेक्टर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो विचेस वगैरह से हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो है ही डेविल ना, डेविल शैतान तो झूठ बोलेगा ही, ठीक है? देखो, अब फिर मैकबेथ कहता है, बट येट आई विल मेक अश्योरेंस डबल श्योर एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेट, दाउ शैल नॉट लिव दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर। तो जो मैकबेथ है, मैकबेथ कहता है कि भैया मैं ना क्या करूँगा, चलो ठीक है, मतलब मेरे लिए कोई डरने की बात नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं डबल अश्योरेंस ले लूँगा, मतलब डबल श्योर कर लूँगा कि कोई मुझे ना मार पाए, ठीक है? मतलब मैं ज़िंदा रहूँ। और उसके बाद वो कहता है दाउ शैल नॉट लिव, ये मैकबेथ के लिए ही कह रहा है। हमें यहीं से पता चलता है जो ये बंदा है ना मैकडफ को मारेगा आगे चल के, ठीक है? और उसकी फैमिली को भी ख़त्म करा देगा, और एंड में से मैकडफ मारेगा, मतलब ही इज़ प्लानिंग टू एलिमिनेट हिज फैमिली इस सीन के एंड में बिल्कुल। तो कहता है आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट लाइज। तो पेल हार्टेड फियर देखो इसे ना पर्सोनिफाई करा गया है, पर्सोनिफाई या पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। जो फियर है ना वो कैसा है, पेल हार्टेड फियर इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर। तो ये करने के बाद मतलब अगर मैंने मैकडफ को मार दिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चैन की नींद सो जाऊँगा, मतलब थंडर में भी नींद आ जाएगी मुझे। मतलब कि कहने का मतलब ये देखो नींद का जो कॉन्सेप्ट है ना, फिर से जैसे लेडी मैकबेथ से पहले सीन में बात कर रहा था कि यार मैं सोया नहीं हूँ, मतलब किंग डंकन को मारने के बाद जो इसका नेचुरल ऑर्डर है ना वही डिस्टर्ब हो गया है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप स्टडी करें इसे, सो ही इज सफरिंग है ना थ्रू आउट द प्ले, जब भी आप देखोगे इस चीज़ को। तो वो कहता है कि भैया चलो ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, लेकिन मैं क्या करूँगा, डबल श्योर करूँगा कि ये बच ना पाए, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड जो अपैरिशन है वो क्या है, अ चाइल्ड वियरिंग अ क्राउन। तो मतलब मेलकम इसके एंड में बनेगा, ठीक है? जो किंग बनेगा, सो होल्डिंग अ ट्री इन हिज हैंड, क्योंकि जो फौज हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो डिस्गाइज करके आएंगे, है ना, ट्रीज को लेकर आते हैं अपने साथ। कहता है व्हाट इज दिस दैट राइजेस लाइक द इशू ऑफ अ किंग एंड वियर्स अपॉन हिज बेबी ब्रो द राउंड एंड टॉप ऑफ सॉवरेनिटी ऑल लिसन बट स्पीक नॉट। थर्ड अपैरिशन बी लायन मेटल्ड, है ना? देखो मेटल का एक मतलब पता है क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ को भी मेटल कहते हैं। जैसे हिज मेटल वॉज टेस्टेड, ये मेटल नहीं है, मेटल है, ओके? मेटल, मेटल का मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ, जिसे हम करेज कहते हैं, हिम्मत को भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है लायन मेटल्ड प्राउड एंड टेक नो केयर हु शेप्स हु फ्रेट्स। भैया बिल्कुल ध्यान मत लो, बिल्कुल लायन की तरह हो जाओ, मतलब लायन हार्टेड हो जाओ, ब्रेव हो जाओ। और वेयर कंस्पायरर आर मैकबेथ शेल नेवर वैंक्विश बी। और मैकबेथ को कोई अपनी जगह से नहीं वैंक्विश हिला सकता अंटिल ग्रेट बिरनम वुड टू हाई डेंसनिन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम। जब तक कि जो ये बिरनम वुड है ना, डेंसनिन कैसल तक ना आ जाए, जो कि मैकबेथ का अब कैसल है। तो अब आप ही खुद बताओ गाइस कि कौन है जो मतलब ट्रीज को अपनी जगह से हिला सकता है। तो ये जो थर्ड जो अपैरिशन है, इसने ये बताया ऐसे कि भैया तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस बेफ़िक्र बैठे रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तुम्हें अपनी जगह से हटा नहीं सकती है, तुम तो आराम से बैठे रहो, ओके? तो यही अब मैकबेथ को फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, वो सोचते हैं अरे हाँ यार, ये तो बात सही है। देखो डिसेंट डिसेंट का मतलब देखो एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, हमें पता है कि जो ये
चुड़ैल वगैरह हो गई, विचेस हो गए, जो नेगेटिव एलिमेंट है ना, ये कहाँ रहते हैं? ये अर्थ के अंदर, जिसे हम पाताल लोक कहते हैं ना, वहाँ रहते हैं ना। तो डिसेंट का मतलब एक ये भी हो सकता है, या डिसेंट ये कॉल्ड्रन के अंदर चली गई। सो कहता है, मैकबेथ कहता है दैट विल नेवर बी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हु कैन इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब है मूव कौन कर सकता है फॉरेस्ट को, ठीक है। द फॉरेस्ट बिट द ट्री अनफिक्स हिज अर्थ बाउंड रूट, के कौन कर सकता है, ठीक है। ये रूट का, अगर आप देखोगे ट्रीज वगैरह सब नेचर के बारे में शेक्सपियर ने बताया। स्वीट बोटमैन गुड rebellious deed rise never till the wood of Venom rise and our high place Macbeth shall live the lease of nature, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नेचर की जो लीज उसने दी है, मतलब जो भी नेचर ने उसे जिंदगी दी है, मतलब नेचुरल लाइफ, ओके। लीज का मतलब क्या है? नेचुरल लाइफ, ओके। लीज ऑफ नेचर पे हिज ब्रेथ टू टाइम एंड मोर्टल कस्टम येट माई हार्ट थ्रोप्स टू नो वन थिंग टेल मी इफ यू आर्ट कैन टेल मी सो मच। मैंने आपको पहले बताया होगा, जब ओल्ड इंग्लिश बताइए तो आर का मतलब, आर्ट का मतलब आर है। कैन टेल मी सो मच शेल बैंक यू इशू एवर रेन इन दिस किंगडम। अब ये देखो, ये जो बैंकों की बात कर रहा है ना, ऑल्दो वी नो दैट ही हैड हिम किल्ड, उसने उसे मरवा दिया बैंकों को, ठीक है। लेकिन फिर भी बैंकों का जो लीनिएज, ये जो डिसेंडेंट्स आने वाले हैं, उसके मन में ना ये क्वेश्चन है, ये चल रहा है, मतलब क्या वो बनेगा? क्योंकि बैंकों के अगर डिसेंडेंट किंग बन रहे हैं, सो दैट मीन्स जो मैकबेथ अभी तक जो हमारा हीरो है, जो ऑफ कोर्स विलेन की रोल निभा रहा है, क्या वो राजा बन पाएगा या नहीं? या वो हमेशा उसकी जो ये क्राउन है रहेगा या नहीं? तो इतना ज़्यादा वो मटेरियलिज़्म में इन्वॉल्व है कि उसकी जो डिज़ायर है इनशेटिएबल है। वो ये सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि वही किंग रहे, बल्कि वो चाहता है कि उसकी जो नस्लें आने वाली प्रोबेबली वो भी राज करती रहें। तो ये जो जवाब है ना, वो उस अपैरिशन से माँगता है। और जो चौथी जो अपैरिशन है, ये ध्यान रखना, ये जो इसे दिखा के जाएँगी ना, इसे दिखा के जाएँगी बैंको और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा एक्ट है ख़त्म होगा, रादर सीन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैकबेथ ना अपने आप को ट्रू विलेन साबित करेगा, जब वो लेडी मैकबेथ और लेडी जो मैकडफ है और उसके बच्चे हैं, उसे मरवा देगा। मैकडफ तो ऑलरेडी भाग चुका है यहाँ से, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ, ताकि वहाँ से उसे सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, बाकी इतना ही रखूँगा मैं वीडियो को। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश करी है कि ना ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिंग्विस्टिक के भी कवर